स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत विषय का जो तृतीय पाठ यानी कि जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अलस कथा। अलस कथा से मैट्रिक की परीक्षा में पूछे जाने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके मैट्रिक की परीक्षा में पूछा जाता है, उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, हिंदी मीडियम में ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और उसका उत्तर भी आपको हिंदी माध्यम में ही देना होता है। तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर को आपके सामने यहाँ पे लाए हैं। आपका यदि मैट्रिक की परीक्षा में अलस कथा से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो में जितना आपको बताने वाले हैं इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, इतना आप गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल जो JP एकेडमी है उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, तो इस तरह से मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता रहता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है अलस कथा का कि अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से उत्तर जिस प्रकार से मैंने लिखा है उसी प्रकार से क्या करना है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या अलस कथा में वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अलस कथा नामक पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है जिसके लेखक जो हैं विद्यापति हैं। अलस कथा जो पाठ है ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है और इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ के जो लेखक हैं मैथिली कवि जो हैं है ना विद्यापति हैं। इस अलस कथा पाठ में जो है क्या बताया गया है, अलस कथा पाठ में मानव के गुण दोष और दोषों के निवारण का वर्णन जो है इस अलस कथा पाठ में किया गया है, कथा के माध्यम से किया गया है। इस पाठ में आलस को रिपु का रूप बताया गया है। इस पाठ में जो है आलस को रिपु मतलब शत्रु दुश्मन का स्वरूप बताया गया है और आलस नामक दोष को व्यंग्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है आपका जो कि बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, सारे जितने भी यहाँ पे प्रश्न लिए हैं सब पूछे हुए हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। अलस कथा पाठ में वास्तविक जो आलसी थे, असली में जो आलसी थे, उसकी पहचान कैसे की जाती है, तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अलस कथा विद्यापतिकृत पुरुष परीक्षा का भाग है। सही बात है कि अलस कथा जो है विद्यापति जो लिखे थे ग्रंथ पुरुष परीक्षा उसी का भाग है। अलस कथा के अनुसार मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे जो स्वभाव से दानशील दयालु थे और आलसियों को भोजन और वस्त्र दिया करते थे। क्या होता था, इन आलसियों को मुफ्त में भोजन और वस्त्र मिलने के कारण बनावटी आलसी जो है, धूर्त लोग जो हैं, जो आलसी वास्तविक आलसी नहीं थे, वो भी लोग क्या करने लगे, वहाँ पे जो जहाँ पे दान दिया जाता था, जिस स्थान पर भोजन वस्त्र दिए जाते थे, वहाँ पे आलसी लोग, बनावटी आलसी लोग और धूर्त लोग भी आलसशाला में आने लगे, जिससे आलसशाला का खर्च जो है बढ़ गया। वास्तविक आलसियों के हिस्से का भोजन वस्त्र बनावटी एवं धूर्त लोग क्या करने लगे, ग्रहण करने लगे। ये सब देखकर मंत्री वीरेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए पुरुषों यानी कि नियोगी पुरुषों द्वारा आलसशाला में आग लगा दिया गया, जिसके बाद सभी बनावटी आलसी और धूर्त लोग भाग गए और शेष वास्तविक आलसी ही आलसशाला में रुके हुए थे। इस प्रकार वास्तविक आलसियों की पहचान की गई, क्योंकि आलसी लोग जो होंगे ना वो कहीं भागेंगे ही नहीं, है ना, मतलब भागने का भी प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, वो उम्मीद करेंगे कि कोई हमको यहाँ से हटा दे। ऐसे आलसी का स्वभाव होता है, कोई भी काम करना ही नहीं चाहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका अलस कथा पाठ के से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा जो पाठ है इससे क्या शिक्षा मिलती है ये आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे कि मैथिली कवि विद्यापति के अलस कथा पाठ के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है
कि आलसी जीवन में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते हैं। आत्मनिर्भर मतलब अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, अपने आप पर अपना जीवन चलाने के लिए अपने आप पर निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। ये अक्सर क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए, अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए दूसरे के सहारे पर जीते हैं, ठीक है। आलसियों के जीवन में उसका आलस ही रिपु शत्रु दुश्मन होता है। आलसियों के जीवन में उसका शत्रु जो होता है उसका आलस ही होता है ना। इसलिए उसका क्या कर देना चाहिए, हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इस अलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें आलसी बनकर नहीं रहना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। यदि आलसी हैं तो उसका त्याग कीजिए और खूब मेहनत कीजिए और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम स्वयं कीजिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, ये प्रश्न है और इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि अलस कथा नामक पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक मैथिली कवि विद्यापति हैं। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर द्वारा नियुक्त कर्मियों, जिसको नियोगी पुरुष कहा जाता है, द्वारा आलसियों की परीक्षा वास्तविक आलसियों के पहचान के लिए ली गई थी, क्योंकि आलसशाला में बनावटी आलसी और धूर्त लोगों की संख्या जो है बढ़ गई थी, जिससे क्या हो गया था, अलसशाला का खर्च भी अधिक हो गया था, क्योंकि मंत्री जी के तरफ से आदेश था कि वास्तविक आलसियों को ही भोजन और वस्त्र प्रदान करना है, जिनको जरूरत है उन्हीं को क्या करना है ना, भोजन वस्त्र देना है। तो इसलिए क्या किए थे, जो नियोगी पुरुष थे, है ना, मंत्रियों के द्वारा जो नियुक्त पुरुष थे, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, आग लगाकर, है ना, आलसियों की पहचान की गई। फिर आपका 5 नंबर है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को कैसे और क्यों निकाला? कैसे निकाला और क्यों निकाला? तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। अलस कथा नामक पाठ के लेखक मैथिली कवि विद्यापति हैं। अलसशाला में वास्तविक आलसियों के पहचान करने के लिए मंत्री वीरेश्वर द्वारा नियुक्त कर्मियों द्वारा आग लगा दिया गया, ठीक है। आग लगाने के बाद क्या हुआ, आग बहुत तेजी से लगते चला गया। आग लगने पर अलसशाला में उपस्थित सभी बनावटी आलसी और धूर्त लोग भाग गए, लेकिन वास्तविक आलसी आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसा देखकर मंत्री के कर्मियों ने आलसियों के केस को पकड़कर, किसको, केस को, याद रखेंगे, केस यानी सर के बाल को पकड़कर बाहर निकाला, क्योंकि अलसशाला में आग जो है बहुत ज़्यादा फैल गया था। यदि आलसियों को नहीं निकाला जाता तो वे क्या कर सकते थे, मर भी सकते थे, वो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, आग बहुत फैल गया था। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उत्तर देंगे। 6 नंबर प्रश्न है आपका, चारों आलसियों का संवाद यानी कि संवाद अपने शब्दों में लिखें। चारों आलसी आपस में जब आग लगा तो आपस में क्या क्या बात कर रहे थे, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा पाठ के अनुसार मंत्री वीरेश्वर द्वारा नियुक्त कर्मियों द्वारा वास्तविक आलसियों के पहचान के लिए अलसशाला में आग लगा दिया गया था। सही बात है, वास्तविक आलसियों के पहचान के लिए अलसशाला में, है ना, नियोगी पुरुषों द्वारा आग लगा दिया गया। आग लगने के बाद सभी बनावटी आलसी और धूर्त लोग भाग गए, लेकिन 4 आलसी आपस में, है ना, आग लगने रहने के बाद भी क्या हुए, एक दूसरे से बातचीत करते रहे, संवाद करते रहे, है ना। तो चारों मिलकर क्या बात कर रहे थे कि पहला आलसी अपने मुख पर वस्त्र रखकर बोला। पहला आलसी बोलता है, अरे सब कोलाहल क्यों कर रहे हो, मतलब सब हल्ला क्यों कर रहे हो। तो दूसरा आलसी बोलता है, लगता है यहाँ गृह में, है ना, आग लग गया है, ठीक है। दूसरे को क्या लगा कि लग रहा है कि आग लग गया यहाँ पे, उसको लग रहा है, ठीक है। तीसरा आलसी बोला, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए चादर से हमें ढक दे, है ना, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे हुए चादर से ढक दे, ऐसा तीसरा आदमी बोलता है। चौथा आलसी बोलता है, अरे वाचाल, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अरे वाचाल कितना बोलते हो, तुम लोग चुपचाप नहीं रह सकते हो। तो ये संवाद था चारों आलसियों का, ठीक है ना। इस प्रकार से आप उत्तर को लिखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो उसका आंसर सिंपल है ना, वास्तविक आलसियों के पहचान के लिए अलसशाला में आग लगाया गया था। लेकिन आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, है ना।
मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा पाठ के अनुसार मंत्री वीरेश्वर के कर्मियों द्वारा आलसशाला में आग वास्तविक आलसियों के पहचान के लिए लगाया गया था, क्योंकि आलसशाला में बनावटी आलसी और धूर्त लोग जो हैं है ना, इनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही थी, जिससे आलसशाला का खर्च जो है बढ़ता जा रहा था, जबकि आलसशाला में वास्तविक आलसियों को ही अन्न यानी कि भोजन और वस्त्र देना प्रदान करना था। ठीक है, इसलिए क्या किए, आलसशाला में आग लगाया गया था। 8 नंबर प्रश्न है आपका, अलस कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करना है। उसकी जो विशेषता है अलस कथा पाठ की, उसका वर्णन जो है अपनों शब्दों में आपको करना है। तो इस प्रकार से आप करेंगे। मिथिला कवि विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से अलस कथा लिया गया है, जिसके अनुसार आलस को जो है मनुष्य का शत्रु रिपु बताया गया है। फिर है आपका अलस कथा पाठ में मानव के दोषों और उसके है ना दोष और उसके निवारण के बारे में बताया गया है। इस पाठ में मिथिला के मंत्री हैं जो स्वभाव से दानशील और दयालु थे और आलसियों को अन्न यानी कि भोजन वस्त्र दान में जो है दिया करते थे। ये सब पाठ की विशेषताएं हैं। अलस कथा में 4 वास्तविक आलसियों की कथा है। ये आलसी अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए आलस को त्याग देना चाहिए, है ना। ये सब विशेषता है। इस पाठ में बताया गया है कि आलसियों की गति दानशील और दयालु लोग से होती है। मतलब आलसी लोग जो हैं उसको कोई जीवन दे सकता है, मतलब उसकी जो भोजन है, क्योंकि वो कुछ तो करना नहीं चाहता है, तो वो हमेशा क्या करता है, कोई दूसरा देगा तब वो खाएगा, है ना। तो इस आलसी लोग जो हैं उनकी गति जो है यानी कि उनकी जो वृद्धि है, उनका जीवन जो है आगे बढ़ता है दानशील की मदद से और दयालु लोगों की मदद से। ठीक है, तो ये सब विशेषता है। आपको इस प्रकार से क्या करना है, लिखना है। अलस कथा के पाठ की क्या है, ये सब विशेषता है। ठीक है, फिर 9 नंबर प्रश्न है आपका, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का उल्लेख करें। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का क्या करें, उल्लेख करें। या आपसे पूछ सकता है मंत्री वीरेश्वर के स्वभाव को लिखें, है ना। ऐसे करके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मिथिला के कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा पाठ के अनुसार मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री कौन थे, वीरेश्वर थे, जो स्वभाव से दानशील दान देने वाले एवं दयालु, है ना, बहुत कृपालु दयालु, है ना, थे। और वे वास्तविक आलसियों को उनके इच्छा अनुसार अन्न भोजन यानी कि भोजन और वस्त्र दान में दिया करते थे। फिर 10 नंबर प्रश्न है आपका, अलस कथा का संदेश क्या है। अलस कथा का संदेश क्या है, ये आपको लिखना है। तो मिथिला के कवि विद्यापति द्वारा रचित अलस कथा पाठ के अनुसार यह संदेश दिया गया है कि हमें आलस को त्याग कर अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। सही बात है, हमें आलस को त्याग देना चाहिए और अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, है ना। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने में असहाय बना देता है ना, जो व्यक्ति को क्या करता है, आलस जो है, क्योंकि आलस जो है मानव का शत्रु है। आलस क्या है, मानव का शत्रु है, जो व्यक्ति को क्या करता है, आत्मनिर्भर बनाने में असहाय कर देता है, बेसहारा कर देता है और दूसरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर देता है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आलस को त्याग करके आत्मनिर्भर बनना चाहिए। यही हमें संदेश और शिक्षा मिलता है। संदेश की जगह आपसे यहाँ पे शिक्षा भी शब्द लिख देगा, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अलस कथा का शिक्षा है। अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इसका उत्तर भी यही होगा। अलस कथा से हमें क्या संदेश मिलता है, इसका भी उत्तर यही होगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है आपका, अलस कथा का वर्ण विषय क्या है। तो अलस कथा का वर्ण विषय क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि अलस कथा पाठ का वर्ण विषय आलस है। क्या है, आलस है। मैथिली कवि विद्यापति ने अपने पुरुष परीक्षा ग्रंथ के इस अलस कथा पाठ के माध्यम से आलस को व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है और बताया है कि आलस मनुष्य का रिपु होता है, शत्रु होता है, जो व्यक्ति को बेसहारा लाचार बना देता है और दूसरों पर अपने जीवन को बिताने के लिए मजबूर कर देता है ना। इस बात को विद्यापति ने अलस कथा के 4 वास्तविक आलसियों के माध्यम से बताया है, जो मंत्री वीरेश्वर के दान के सहारे जीवन जीते थे या जीते हैं इस कथा के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से देखें कि आपका कुल 11 प्रश्न है और ये जितना भी 11 प्रश्न सब पूछा जा चुका है। लगभग आपको अभी से लेकर
8-9 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इन सभी क्वेश्चन को निकाल करके लाए हैं एक साथ, और उसका उत्तर भी यही होगा जो आपको बताए हैं। तो इसको क्या करेंगे, कॉपी में आप नोट डाउन कर लेंगे, और एग्जाम में एकदम गारंटी है कि चैप्टर से, इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा तो यही सब क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्टिव टॉपिक के साथ, आपका जो चौथा चैप्टर होगा उसके साथ। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहने का।